काली रात, आसमान में कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश। चारों तरफ सिर्फ तूफान की आवाज गूंज रही थी। उसी तूफानी रात में एक किसान माधव शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहा था। माधव पूरे दिन का थका हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान कर रही थी ये ठंडी बारिश और तेज हवा। जंगल के कच्चे रास्ते पर चलते चलते अचानक रात गहरी हो गई। अब न रास्ता साफ दिख रहा था, न ही आसपास कोई इंसान। हे भगवान, कैसी आफत वाली रात है ये। हवा इतनी ठंडी है कि हड्डियां तक कांप रही हैं। लगता है इस साल ठंड जल्दी ही दस्तक देने वाली है। अभी तक घर भी नहीं पहुंच पाया। अगर देर हो गई तो घर वाले भी चिंता में पड़ जाएंगे। काश थोड़ी रोशनी होती तो ये जंगल का रास्ता साफ दिखाई देता। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। तभी अचानक दूर अंधेरे में उसे हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। माधव कुछ पल के लिए धक से रह गया। उसने ध्यान से उस रोशनी को देखा। अरे, ये रोशनी, लगता है वहां किसी का घर है, लेकिन इस घने जंगल के बीचों बीच अकेला घर, कुछ तो अजीब है। लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं है। इस तूफान में अगर कहीं आसरा मिल जाए तो वही बहुत है। बस रात यहीं काट लूंगा, सुबह होते ही अपने रास्ते निकल जाऊंगा। माधव धीरे धीरे उस पुराने घर की ओर बढ़ने लगा। तेज बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ठंडी हवा उसके कपड़ों को भिगो चुकी थी। उसके मन में डर भी था, लेकिन इस तूफानी रात में उसे वही घर एक उम्मीद की तरह दिखाई दे रहा था। घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर माधव कुछ पल के लिए रुक गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जंगल बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवा और बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। माधव के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। पता नहीं अंदर जाना सही रहेगा या नहीं। इतने घने जंगल में ये अकेला घर, कुछ तो अजीब लग रहा है। लेकिन बाहर खड़े रहने से तो अच्छा है कि अंदर जाकर रात काट लूं। आखिरकार माधव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा को धीरे से खटखटाया। कोई है अंदर? सुनिए, कोई है क्या? मैं रास्ते का मुसाफिर हूँ। इस तूफान में सफर करना मुश्किल हो गया है। अगर थोड़ी देर के लिए रुकने की जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ पल तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। माधव वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी दरवाजा चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अरे बेटा, इतनी भयानक रात में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? नहीं बाबा, मेरा नाम माधव है। मैं पालमपुर गांव का रहने वाला हूँ, खेती करता हूँ। आज शहर बीज लेने गया था, लेकिन लौटते लौटते रात हो गई। इस तूफानी बारिश में आगे जाना मुश्किल है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बस आज की रात यहाँ रुक जाऊं। सुबह होते ही अपने गांव निकल जाऊंगा। अरे बेटा, ऐसी रात में किसी मुसाफिर को बाहर खड़ा रखना ठीक नहीं। आओ, अंदर आ जाओ। माधव अंदर चला गया। घर के अंदर हल्की सी लालटेन की रोशनी जल रही थी। कमरा पुराना था, दीवारें भी काफी जर्जर लग रही थी। माधव की नजरें कमरे के हर कोने को गौर से देख रही थीं। बाबा, आप यहाँ इस वीरान जंगल में अकेले रहते हो क्या? आपको यहाँ डर नहीं लगता? हमारे गांव में तो अगर कोई जंगली जानवर भी आ जाए तो पूरा गांव घबरा जाता है, और आप तो यहाँ जंगल के बीच रहते हो। क्या करें बेटा, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। हमारे गांव में कुछ साल पहले भयानक आग लग गई थी। उस आग में हमारा सब कुछ खत्म हो गया। फिर हम दूसरे गांव में रहने गए, लेकिन वहां के लोगों ने हमें अपनाने से मना कर दिया। तब मजबूरी में मैं और मेरी बेटी इस पुराने घर में आकर रहने लगे। ये सुनकर माधव के चेहरे पर भी उदासी छा गई। ओह, आपकी बेटी भी है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या वो घर पर नहीं है? है बेटा, वो यहीं है, दूसरे कमरे में सो रही है। उसे शाम ढलते ही नींद आ जाती है,
इसलिए जल्दी सो जाती है। तुम भी काफी थक गए लगते हो, आराम कर लो। अगर भूख लगी हो तो मैं कुछ खाने को ले आऊं? नहीं बाबा, उसकी जरूरत नहीं। मैं रास्ते में ढाबे पर खाना खा चुका हूँ। आप चिंता मत करो, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको आवाज दे दूंगा। बुजुर्ग आदमी वहां से धीरे धीरे उठकर दूसरे कमरे की ओर चला गया। माधव भी थका हुआ था। उसने कमरे में पड़े पुराने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। बाहर तूफान की आवाज अब धीरे धीरे कम हो रही थी। माधव सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे पायल की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। माधव एकदम से उठकर बैठ गया। पायल की आवाज? इतनी रात को कौन हो सकता है? माधव धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। अब बारिश रुक चुकी थी। आसमान में काले बादल तैर रहे थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तभी माधव की नजर आंगन में बैठी एक लड़की पर पड़ी। अरे, आप यहाँ? बाबा तो कह रहे थे कि आप सो गई हैं। इतनी रात को अंधेरे में अकेले क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आकर बैठ गई। वैसे आप कौन हैं और इस घर में कैसे? मेरा नाम माधव है। मैं पालमपुर गांव का किसान हूं। आज शहर से बीज लेकर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में तूफानी बारिश शुरू हो गई। तभी आपके बाबा मिले। उन्होंने ही मुझे रात यहीं रुकने को कहा। शायद तब आप सो रही थीं। हाँ, आपने ठीक ही किया यहाँ रुककर। इस तूफानी बारिश ने बहुत लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसी अंधेरी रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। कम से कम यहाँ आराम से रात गुजार कर सुबह निकल जाओगे। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने सही फैसला लिया। अगर यहाँ नहीं रुकता तो आपसे मुलाकात कैसे होती? आप बीना कैसी बातें करते हैं। मेरा नाम मनीषा है, लेकिन हर मुलाकात अच्छी ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता। इन काली तूफानी रातों में कभी कभी इंसान से ज्यादा डरावनी चीजें भी भटकती हैं। अरे, आपकी बातें सुनकर तो डर लगने लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे इस जंगल में इंसान नहीं भूत घूमते हों। इतना मत सोचिए। आप बताइए, इस जंगल में रहकर बोर नहीं हो जाती? दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी आसमान में जोर से बिजली चमकी और अचानक बारिश फिर से शुरू हो गई। तेज बारिश को देखकर दोनों जल्दी जल्दी अंदर चले गए। माधव अपने कमरे में वापस आकर लेट गया, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने बार बार मनीषा का चेहरा घूम रहा था। सोचते सोचते कब उसे गहरी नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद सुबह की हल्की धूप कमरे में आने लगी। तभी अचानक माधव की आंख खुल गई। अरे, दिन भी निकल आया और मैं अभी तक सो रहा हूँ। अब तो गांव जाने में देर हो जाएगी। चलो पहले मनीषा जी और बाबा से मिलकर निकलता हूँ। माधव जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आया, लेकिन बाहर आकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूरा घर बिल्कुल खामोश था। बाबा, मनीषा जी, कहाँ हो आप लोग? अरे, ये क्या? रात में तो घर पे ही थे दोनों। कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं देर से उठा और वो दोनों कहीं बाहर चले गए हों? सोचा था जाने से पहले मनीषा जी से एक बार मिल लूं, लेकिन लगता है अब बिना मिले ही जाना पड़ेगा। गांव जाने में भी देर हो रही है। मां भी चिंता कर रही होगी। माधव गांव पहुंचने की जल्दी में उस घर पर रुके बिना ही आगे बढ़ गया था। सुबह का समय था। बारिश थम चुकी थी और हल्की ठंडी हवा जंगल के पेड़ों को धीरे धीरे हिला रही थी। बारिश के बाद पूरा रास्ता हरा भरा और सुहावना लग रहा था। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन माधव का मन कहीं और ही भटक रहा था। बार बार उसे मनीषा का चेहरा याद आ रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या बिना मिले चले आना सही था? तभी अचानक माधव की नजर रास्ते के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो कोई और नहीं, मनीषा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे मनीषा जी, आप यहाँ? क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी? सब ठीक तो है ना? बताइए मुझे। मनीषा की आंखें डर से भरी हुई थीं। वो कांपती हुई आवाज में बोलने लगी। नहीं,
कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह मैं और बाबा जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। बाबा थोड़ी दूर गए थे मेरे लिए कुछ खाने को ढूंढने, लेकिन तभी वहां कुछ बहुत डरावना हुआ। मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग आई हूँ। क्या हुआ मनीषा जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? डरिए मत, मैं यहीं हूं। आप आराम से बताइए, आखिर हुआ क्या? वो शेर बाबा को अपने साथ ले गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब किस्मत ने बाबा को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो मैं सच में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। ये सुनकर माधव का दिल भर आया। नहीं मनीषा जी, खुद को अकेला मत समझिए। शायद मैं आपके बाबा को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइए मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाइए। अगर आपको मंजूर हो तो आज से आप मेरे साथ चल सकती हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने तो सोचा था भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन शायद उसी ने आपको मेरे लिए सहारा बनाकर भेजा है। मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन एक बात है, अगर मैं आपके साथ चली गई तो फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं जाऊंगी। मैं भी यही चाहता हूं मनीषा जी। सच कहूं तो कल जब पहली बार आपको देखा था, तब से बार बार आपका चेहरा ही याद आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल कहता है कि अब हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर आप साथ चलें तो शायद जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगे। मैं भी आपके साथ जाने के लिए ही आई हूँ। अब डर नहीं लगता जब कोई अपना साथ हो। मनीषा बैलगाड़ी में बैठ गई और माधव ने बैलगाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। सफर करते करते धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सूरज की आखिरी किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। माधव अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव की चौपाल की ओर पहुंचा। वहां कुछ गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। चौपाल के सामने सरपंच जी खड़े थे और जैसे ही उनकी नजर माधव और मनीषा पर पड़ी। अरे माधव, तू 2 दिन से कहां गायब था रे? हम लोगों को तो लगा तू शहर में ही रुक गया होगा। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? पहले तो इसे हमारे गांव में कभी नहीं देखा। सरपंच जी, कल तूफानी बारिश की वजह से मैं गांव नहीं पहुंच पाया। रास्ते में जंगल के पास रुकना पड़ा। ये मनीषा जी हैं। अब कुछ दिनों के लिए हमारे गांव में ही रहेंगी। मैं चाहता हूं आप सब इनका स्वागत करें। अच्छा, तो मनीषा बिटिया, हमारे गांव में आपका स्वागत है। माधव, अब घर जा। लगता है फिर से बारिश आने वाली है। इन तूफानी रातों में बाहर निकलना ठीक नहीं होता। सुरक्षित रहना ही समझदारी है। धन्यवाद सरपंच जी, आपका गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात पूछूं, आप बार बार इस तूफानी बारिश की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी रातों में सच में कुछ अजीब होता है? सरपंच के चेहरे का रंग अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। बेटा, तुम नई हो यहाँ, इसीलिए शायद नहीं जानती। जब ऐसी तूफानी बारिश होती है तो जंगल और आसपास की बुरी शक्तियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए इन रातों में लोग जल्दी घरों के अंदर चले जाते हैं। बाहर रहना ठीक नहीं माना जाता। इतने में अचानक आसमान में बिजली चमकी और फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। माधव जल्दी से मनीषा को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अरे बिटवा, तू तो कल आने वाला था ना, कहाँ रह गया था? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये मनीषा है। इसके घर में अब कोई नहीं बचा। ये बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अगर आप कहें तो ये कुछ दिन हमारे साथ रह सकती है। अरे रे, इस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। तूने अच्छा किया बेटा, जो इसे अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। डरना तो स्वाभाविक है अम्मा। अचानक कोई अनजान लड़की आपके घर आ जाए, फिर भी आपने मुझे यहाँ रहने दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। ठीक है बेटा, तुम दोनों बहुत थक गए होगे। माधव, मनीषा के लिए अपने कमरे के पास वाले कमरे में ले जा।